Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड का क्लास 11 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी का सेट 3 और ये आपके टर्म 2 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका, महासागरीय जल की औसत लवणता क्या है? तो महासागरीय जल की औसत लवणता 35% है। इसका अर्थ है कि 1 किलोग्राम जल में 35 ग्राम लवण की मात्रा का होना। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो 71% भाग पर जल है। आगे देखते हैं, वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देख लेते हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे चलते हैं, पश्चिमी घाट के किन्हीं 2 दर्रों के नाम लिखिए। तो थाल घाट जो नासिक मुंबई में है, भोर घाट मुंबई पुणे में। ठीक है, आगे चलते हैं, अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? अफवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। यह एक तरह का जाल तंत्र या नेटवर्क है जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर जल के दिशा प्रवाह का मार्ग बनाती है। आगे चलते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो देखते हैं इसका आंसर, नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है और ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पुष्पा राजगढ़ तहसील में है। आगे चलते हैं, भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो देख लेते हैं, भारत की तटीय रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। आगे चलते हैं, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। तो देखते हैं, पहला, किसी स्थान का मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन दिशा और प्रवाह, वायुदाब, वर्षा आदि के तत्कालिक प्रभाव को कहते हैं, जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। दूसरा देख लेते हैं, किसी स्थान का मौसम समय के साथ परिवर्तनीय होता है जबकि किसी स्थान की जलवायु लगभग अस्थायी होती है। आगे चलते हैं, जल और मिट्टी से आपका क्या तात्पर्य है? यह भारत में कहाँ पाई जाती है? तो देख लेते हैं, जल और मिट्टी वह मिट्टी होती है जिसमें नदियाँ बहा कर लाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा कम होती है लेकिन फास्फोरस और ह्यूमस की अधिक होती है। फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पे मात्रा छूट गया, मात्रा लिख लीजिएगा। की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, और यहाँ पे अधिकता लिखा हुआ है तो अधिक होती है, सिर्फ अधिक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम के आधे भाग में पाई जाती है। यह मिट्टी सतलुज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। आगे चलते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियों की 3 विशेषताओं को लिखिए। तो पहला देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ और ग्लेशियर यानी हिमानी या हिमनद के पिघलने से बनी है, अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है। दूसरा, हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं एवं उनके जल ग्रहण क्षेत्र सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। तीसरा, हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदियों तंत्रों में विभाजित किया गया। आगे चलते हैं, भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखे। तो पहला देखिए, भूमि का कटाव को रोकना, इसके लिए वनों की कटाई पर रोक, अतिचारण पर रोक, भूमि को प्रति न छोड़ना जैसे उपाय करने चाहिए। दूसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में कंटूर सिंचाई एवं कंटूर खेती को बढ़ावा देना और पहाड़ी ढलानों पर गुल्ली बनाकर उतरते हुए जल के वेग को कम करना। तीसरा देखिए, भूमि के अंदर जल पहुंचाने के लिए अधिकाधिक जल संरक्षण कुएं खोदना तथा वायु के वेग को घटवाने के लिए वायु की दिशा विपरीत वृक्षों की संघन कतार लगाना। आगे देखिए, महासागरीय नीतल के उच्चावच का वर्णन करें। तो महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। ये पृथ्वी के गहरे क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत है तथा इसमें पृथ्वी की विशाल जल राशि संचित है और महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे से स्वाभाविक रूप से इतने करीब है कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। आगे देखते हैं, लाल मृदा के विशेषताओं का वर्णन करें। तो लाल मिट्टी यानी लाल मृदा लाल, पीली एवं चॉकलेटी रंग की होती है। दूसरा, शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन खेरदार और परिवर्तित चट्टानों की टूट फूट से बनती है। तीसरा, यह मिट्टी पानी के संपर्क में आने से हल्की हल्की पीली दिखाई देती है। चौथा, इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम, चूना अधिक होता है। पांचवा, यह मिट्टी अत्यंत रंध्रयुक्त होती है। आगे चलते हैं, हिमालय अफवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में कोई 5 अंतर स्पष्ट करें। तो पहले हिमालय नदियाँ ही लिख लेते हैं।
ठीक है। तो ये आपका हिमालय अपवाह तंत्र की उत्पत्ति हिमालय पर्वत श्रेणियों से होती है। हिमालय नदियाँ उद्गम क्षेत्र में गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। हिमालय नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का अनुसरण करती है। हिमालय नदियाँ सदावाहिनी के होने के कारण मैदानी क्षेत्रों में नौकायान के लिए वर्ष भर उपलब्ध है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी युवा अवस्था में जिनकी घाटियों में अभी भी विस्तार हो रहा है। आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की घाटी प्राय उथली होती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ अनुवर्ती अपवाह तंत्र का अनुसरण करती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ तीव्र ढाल के कारण अधिकांश नदियाँ समुद्र तक जाती हैं। वर्षा ऋतु पश्चात जल की कमी के कारण वर्ष भर का नौकायान के लिए उपयुक्त नहीं है। आगे देखिए, भारत की जलवायु के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं। किसी क्षेत्र के विशेष खेल लंबी अवधि के दौरान मौसम संबंधी दशाओं को जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु विविधतापूर्ण है। यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक ऋतु से दूसरे ऋतु में तापमान व वर्षा की मात्रा में काफ़ी अंतर है। आगे देख लेते हैं। जलवायु की विशेषता, जलवायु लंबी कालावधि के औसत मौसम की दशाओं की परिचायक है। दूसरा, केवल सांख्यिकी औसत ही नहीं अपितु इसके अंतर्गत दीर्घकालीन अवधि में उत्पन्न वायुमंडलीय विक्षोभ एवं परिवर्तन को भी सम्मिलित किया जाता है। आगे देख लेते हैं। जलवायु एक विस्तृत प्रदेश की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए आगे देखते हैं। काली मिट्टी किसे कहते हैं, इसके निर्माण एवं विशेषता का वर्णन करें। तो काली मृदा, यह मिट्टी ज्वालामुखी के दरारी विस्फोट से निकलने के पेथिक लावा से बनी है। इस मिट्टी को रेगर भी कहा जाता था। इससे कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है जिसका रंग काला होता है। आगे देखते हैं। काली मिट्टी की विशेषता, यह मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। इसमें सूखे परतदारे पड़ जाती है। इसमें नमी ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। काली मिट्टी में मृदा के कण इकट्ठे हो सकते हैं। यह गीली होने पर फूल जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। अब देखते हैं। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने में बहुत सी कारक जिम्मेदार हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कारक है। देखिए, पहला तो महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है। तटीय क्षेत्रों में के जल दूसरा देखिए, तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने व पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। तीसरा देखिए, पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण करके लवणता को प्रभावित करती है। चौथा देखिए, महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती है और जल की लवणता तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं। इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। शोइंग द फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ इंडिया। देख लेते हैं। पहला गोदावरी एवं कृष्णा नदी है। दूसरा पश्चिमी घाट है। तीसरा चिल्का झील है। चौथा अरब सागर है और पांचवा कच्छ की खाड़ी। तो देखिए, इस मैप में आपका मैंने सारा चिन्हित कर दिया आपको कि कौन सा कहाँ पे है। ये देख लीजिए आपको। तो ये थे आपके 19 के 19 क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।